गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम राजीव शर्मा है और मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर है वो है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। दूसरा चैप्टर है आवर्त सारणी। तीसरा पार्ट है रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, पीरियाडिक टेबल पढ़ लेते हैं, इन दोनों कंसेप्ट का यूज हम करते हैं कहाँ? रासायनिक बंध में, केमिकल बॉन्डिंग में। और जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं बेटा, तो पूरा केमिस्ट्री चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, हर जगह इसका रोल चलता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो है केमिस्ट्री का हार्ट है, ठीक है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग जानने के लिए हमको पीरियाडिक टेबल के बारे में जानना होगा, और पीरियाडिक टेबल जानने के लिए हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना जाननी होगी, ठीक है। तो क्लास 11 में बेसिकली अब यही चैप्टर रह गए हैं, और इसके बाद 12 में हम लोग पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और उपसहसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इन सब से मिला के आपको कहने को इनऑर्गेनिक से 15 सवाल आएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक ले लें, बायोमॉलिक्यूल ले लें, या फिर बायोलॉजी के भी कुछ चैप्टर ले लें, कुछ फिजिक्स के भी ले लें, तो इन जगहों को भी जब हम ध्यान देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मतलब समझिए 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है कि पेपर में मिल जाए। अब यहाँ पे जो परमाणु संरचना पार्ट है, इसमें बोहर मॉडल पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता नियम पढ़ते हैं, डी ब्रागली का समीकरण पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ते हैं। तो ये फिजिक्स में भी है, समझे बेटा। तो एक जगह पढ़ने पे यहाँ पे दोहरा फायदा होता है, ठीक। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एटम की, यानी किसकी बात करते हैं? परमाणु की। तो सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारे पास आती है, डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जब हम डाल्टन के परमाणुवाद की बात कहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि भाई एटम क्या है, और इन्होंने एटम को परिभाषित किया। किसको परिभाषित किया? एटम को, यानी कि परमाणु को। तो जब परमाणु को लोगों ने देखा तो कहा परमाणु कैसा है? तो कहा भाई परमाणु को अगर हम बाहर से देखें तो इसका जो आकार है वो कैसा है? गोलाकार है। कैसा है? स्फेरिकल है। परमाणु का आकार कैसा है? गोलाकार है। और स्वभाव कैसा है? तो कहेंगे स्वभाव जो है इसका उदासीन है। कैसा है? इसका जो नेचर है वो कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक है। तो परमाणु आकार में कैसा है? गोलाकार है। स्वभाव में कैसा है? उदासीन है। और कहा गया तत्व क्या, परमाणु क्या है? तो कहेंगे तत्व का सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है। यानी क्या है? तो कहेंगे भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? किसी तत्व का, ठीक है। वास्तव में जब हम परमाणु की बात करते हैं बेटे, तो परमाणु यानी एटम एक ग्रीक शब्द से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? एक ग्रीक शब्द एटमास से मिलके बना है,
और एटमास का मतलब क्या होता है? एटमास का मतलब होता है सूक्ष्मतम, छोटा से छोटा। तो परमाणु किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण मौजूद हैं, सभी गुण निहित हैं। परमाणु किसी तत्व का क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है और उसमें उस तत्व के सभी गुण उपस्थित हैं। फिर इन्होंने कहा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में एक दूसरे से, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होंगे, पर एक तत्व का परमाणु आपस में पूरी तरह से समान होगा। अब यहाँ पे देखो 2-3 छोटे छोटे प्रश्न आपके मन में उजागर होते हैं कि भाई परमाणु है तो इसका आकार गोलाकार ही क्यों है? वर्गाकार हो सकता था, घनाकार हो सकता था, कोई और आकृति का हो सकता था, तो ये गोलाकार ही क्यों है? तो आपको पता होगा कि गोला वो आकृति है जिसकी सरफेस एरिया जो है संपूर्ण पृष्ठ सबसे न्यूनतम होता है। यानी परमाणु ने अपने आकार को गोलाकार इसलिए रखा क्योंकि उसको अपना संपूर्ण पृष्ठ क्या करना था? न्यूनतम रखना था। और जब हम केंद्र से देखेंगे किसी भी कण की दूरी, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, तो सभी कण जो है एक समान दूरी पे होंगे। तो केंद्र का, अगर मान लीजिए कोई चीज़ किनारों पे है, तो केंद्र का किनारों पे सभी कणों पे आकर्षण बल एक बराबर होगा। ठीक है? तो ये आकार को गोलाकार करने के लिए काम कौन करता है? तो कहते हैं पृष्ठ के ऊपर लगने वाला जो बल होता है, आपने नाम सुना होगा ना, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का, जो कहाँ लगता है? एकांक लंबाई में पृष्ठ पे कार्य करता है। तो पृष्ठ तनाव का बल जो है इसके आकार को गोलाकार करता है। परमाणु का आकार गोलाकार क्यों है? संपूर्ण पृष्ठ का, यानी सरफेस एरिया को, पृष्ठ क्षेत्रफल को कम करने के लिए। और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करने का कार्य कौन करता है? पृष्ठ तनाव का बल। और जब संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम रखेगा तो उसका क्या फायदा होगा? न्यूनतम रखने में जो ऊर्जा मुक्त होगी, सरफेस एनर्जी, तो वो परमाणु को अस्थायित्व प्रदान करेगी। ठीक है? तो डाल्टन ने कहा, या डाल्टन से पहले भी लोगों को ये पता हो गया था कि परमाणु कैसा है आकार में? गोलाकार है। अब डाल्टन का परमाणु बाद एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, लेकिन अभी 10 साल के पेपर देखोगे तो इस पे 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है? 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं 10 साल के अंदर। हो सकता है 3 बार भी आए हों, लेकिन 2 बार मुझको पूरी तरह से ध्यान में आ रहा है। तो किसी तत्व का जो सूक्ष्मतम कण है उसका नाम है परमाणु। परमाणु आकार में कैसा है? गोलाकार है। गोलाकार क्यों है? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ को उसको न्यूनतम रखना है। और संपूर्ण पृष्ठ को न्यूनतम रखने का कार्य कौन कर रहा है बच्चे? पृष्ठ तनाव का बल। ठीक है? तो इस तरह से परमाणु के बारे में सबसे पहली बात हुई कि इसका आकार कैसा है? तो भाई गोलाकार है। स्वभाव कैसा है? उदासीन है। ठीक है? और ये तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है। तो इसमें और क्या क्या कहा इन्होंने? कहा किसी भी तत्व के सभी परमाणु आपस में एक समान होंगे। फिर कहा कि भाई परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। तो फिर स्वतंत्र रहने के लिए क्या करेगा? कहेंगे स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र
स्वतंत्र रहने के लिए, स्वतंत्र रहने हेतु क्या करेगा? ये समूह का निर्माण करेगा, समूह का निर्माण करेगा, यानी ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। और फिर कहेंगे कि भाई जब समूह का निर्माण कर रहा है तो कहेंगे परमाणु का समूह जो स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रहता है, जो कैसा होगा? स्वतंत्र होगा, उसको कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु, यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। तो परमाणु अकेले स्वतंत्र नहीं रह सकता है, लेकिन स्वतंत्र रहने के लिए वो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? परमाणुओं का समूह। और ये परमाणुओं का समूह ही स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। और परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए। अणु कहते हैं। परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और जो अणु है वही स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात क्या होगी बेटा? कहेंगे अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है, अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है, इस संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता। क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिसिटी। किसी तत्व के या किसी यौगिक के, यहां पे देखो हम लोगों ने तत्व या यौगिक किसी की बात नहीं की, परिभाषा में लिखा है परमाणु का समूह जो स्वतंत्र होता है। अब परमाणु चाहे एक जैसा हो या भिन्न प्रकार का हो, जिसका समूह स्वतंत्र रहेगा, यानी परमाणु का समूह जो स्वतंत्र रहेगा, उस स्वतंत्र समूह का नाम है अणु। और अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? उस अणु की क्या कहते हैं? परमाणुकता। जैसे उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लें कि भाई अगर हमने कहा हाइड्रोजन, तो बेटा हाइड्रोजन अगर कहा तो जब हमने H लिखा तो बताइए H लिखना हाइड्रोजन के लिए सही है कि नहीं है? तो एक तरफ से कहेंगे कि सही है, दूसरी तरफ से कहेंगे क्या? सही नहीं भी है। क्यों सही नहीं है? तो H जो है हाइड्रोजन का संकेत है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन कहते हैं इसका मतलब हमको हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में प्राप्त हो रही है। तो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में प्राप्त हो रही है, तो वो परमाणु के रूप में नहीं प्राप्त हो रही। किस रूप में प्राप्त हो रही है? अणु के रूप में। तो जब हम कहेंगे हाइड्रोजन तो इसका सही सूत्र होगा H2। और जब हम H2 कहेंगे तो यहाँ देखो H2 का ये क्या है? अणु है। और इस अणु में जो परमाणुओं की संख्या है जिसको हम कह रहे हैं परमाणुकता, तो भाई बताओ हाइड्रोजन की परमाणुकता का मान कितना है? बताइए। हाइड्रोजन का अणु कितने परमाणुओं के मिलने से बना है? 2 परमाणुओं के। तो कहेंगे परमाणुकता कितनी है इसकी? 2 है। तो हाइड्रोजन कैसा अणु है या कैसा तत्व है? तो कहेंगे द्विपरमाणुक अणु है। कैसा है? द्विपरमाणुक अणु है, अर्थात 2 परमाणुओं से मिलकर बना है हाइड्रोजन का एक अणु। अगर हमने मान लीजिए कहा कि भाई कह दिया कि चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो अगर हमने ऑक्सीजन की बात की तो अगर हमने O लिखा तो बताइए ये सही है कि नहीं? तो कहेंगे सही इसलिए नहीं है कि ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो रही किस अवस्था में?
स्वतंत्र अवस्था में तो ऑक्सीजन एज ए O नहीं मिलेगी हमको, तो कैसे मिल रही है? O2 के रूप में मिल रही है। यानी ऑक्सीजन भी कैसा है? कहेंगे ऑक्सीजन की भी परमाणुकता 2 है, और ऑक्सीजन भी कैसा है? कहेंगे द्विपरमाणुक अणु है। क्या है? द्विपरमाणुक है। अगर यहीं पे हम लोगों ने कह दिया कि मान लो ओजोन, तो भाई अगर ओजोन कहा तो ओजोन का फार्मूला हो गया O3, तो कहेंगे भाई इसकी परमाणुकता तो हो गई कितनी? 3 हो गई, है ना। अगर हमने कहा फास्फोरस, तो अगर हमने कहा फास्फोरस जिसका संकेत P है, लेकिन इसका सूत्र क्या है? फास्फोरस जो है 4 परमाणुओं के समूह के साथ अणु के रूप में अस्थायी रहता है। यानी फास्फोरस कैसा है? चतुर्परमाणुक अणु है। कैसा है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे अगर हम यहीं पे सल्फर का उदाहरण ले लें, तो सल्फर जो है कि परमाणुकता 8 है। तो अगर परमाणुकता 2 है तो कहेंगे द्विपरमाणुक, 3 है तो कहेंगे त्रिपरमाणुक, 3 से अधिक है या 3 है तो कहेंगे बहुपरमाणुक। यहीं पे परिभाषा के अनुसार एक प्रश्न आता है जो अक्सर लोग गलत कर देते हैं। प्रश्न आता है क्या कि भाई देखो, एक प्रश्न आया कि भाई बताइए हीलियम अणु है या परमाणु। अगर हमने कहा कि हीलियम तत्व है जिसका संकेत हमने लिखा He, तो बताइए हीलियम अगर हमने He से प्रदर्शित किया तो ये इसके परमाणु का संकेत है कि ये इसका अणुसूत्र है? क्या कहेंगे? बोलिए। आपको सिर्फ यही बताना कि हीलियम अणु है कि परमाणु है। आलेख जी, आप क्या कहेंगे? हीलियम अगर हमने लिखा He तो ये अणु है कि परमाणु है? बताइए। तो सिंपल था वो उत्तर है कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो कहेंगे क्या भाई कि चूंकि हीलियम क्या है, तो कहेंगे हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है। क्या है? एक नोबल गैस है। और नोबल गैस के कारण हीलियम के परमाणु का क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र अस्तित्व है। तो अगर हीलियम के परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व है तो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसको तो हम कहते हैं क्या? अणु कहते हैं। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको परमाणु कहते हैं। तो हीलियम जो हमने लिखा चूंकि उत्कृष्ट गैस है और इसके परमाणु का ही स्वतंत्र अस्तित्व है, तो अब ये परमाणु नहीं है बल्कि क्या है? ये परिभाषा के अनुसार परमाणु में नहीं आएगा, किस में आएगा? अणु में आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि सभी नोबल गैस जो हैं वो क्या है कि परमाणुकता जो है वो कितनी है? सभी उत्कृष्ट गैस की परमाणुकता कितनी है बेटा? तो कहेंगे भाई सभी परमाणुकता है इसकी कितनी? तो परमाणुकता है 1। तो हम कहेंगे कि भाई हीलियम एक परमाणुक अणु है। क्या है? कह सकते हैं क्या कि सभी नोबल गैस
क्या है? कहें कि एक परमाणु यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया? तो केवल हीलियम नहीं, तो कहेंगे इस प्रकार से क्या क्या कह सकते हैं भाई? तो कह सकते हैं इस तरह से, कौन कौन? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन, सभी क्या है? सभी एक परमाणुक अणु हैं। तो कई बार ये सवाल आया जब एम्स की परीक्षा अलग से होती थी, तो एम्स की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि भाई बताओ इसमें से कौन सा अणु नहीं है। ठीक है, तो उसमें लोगों ने हीलियम पे ही जो है टिक मार दिया था कि भाई हीलियम अणु नहीं है, HE लिखा था। लोगों ने एक बेसिक जो है डेफिनेशन पर ध्यान नहीं दिया कि भाई जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है, परिभाषा के अनुसार उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु नहीं, अणु कहते हैं। और सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। नोबल गैसों के अलावा किसी भी तत्व का परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? नोबल गैस के परमाणु भी किस रूप में हैं? एक परमाणुक अणु के रूप में हैं। और बाकी सब क्या हैं? या तो द्विपरमाणुक हैं या बहुपरमाणुक हैं। ठीक है, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से पहले पहले ये सवाल आया और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया। ठीक है, तो अब हम लोग नोट कर लिया होगा आपने, तो इस पेज को हम लोग कर लेते हैं ऐड, और फिर चलते हैं हम लोग कहाँ? नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो है हम लोग इस पेज को कर लिए हैं ऐड, और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। तो जब डाल्टन ने कहा क्या कि भाई परमाणु तत्व का जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वो समूह बनाता है, और इसका परमाणुओं का समूह स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और परमाणु के समूह को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। कहा सभी तत्व के अणु गुणों में भी आपस में एक समान होंगे, और तत्व क्या? समान परमाणुओं का जो समूह है वो तत्व का अणु बनाता है, और एक से अधिक परमाणु के प्रकार के परमाणु जब समूह बनाएंगे तो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? यौगिक का अणु। तत्व और यौगिक में क्या अंतर है? तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, यानी कि तत्व के अणु को बनाने वाले सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, जबकि यौगिक के अणु को बनाने वाले जो परमाणु हैं वो एक से भिन्न प्रकार के हैं। जैसे जल का अणु है H2O, लेकिन ये H2O परिभाषा के अनुसार क्या हुआ? यौगिक का अणु है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी 2 भिन्न प्रकार के अणु परमाणुओं से इसका अणु बना हुआ है। समझ में आ गया बेटा? तो आगे बढ़ते हैं। तो कहा अगला पॉइंट कि स्वतंत्र रहने हेतु
परमाणु आपस में क्या करेंगे? क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया करते हैं तथा इसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। रासायनिक क्रिया या रासायनिक संयोग कहेंगे। तो स्वतंत्र रहने के लिए परमाणु आपस में क्रिया करते हैं। एक जैसा अगर परमाणु है तो तत्व का अणु बनेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के तरह के अगर जो है तत्व हैं, इनके परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण ले लीजिए तो कहेंगे कि भाई हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्रिया के उपरांत ये क्या करता है? जल के अणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जल के अणु का निर्माण करता है। तो जब हम इसको अब प्रदर्शित करें तो देखो वाक्य के रूप में प्रदर्शित करना कठिन हो जाता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं सब चीज कैसे? समीकरण के रूप में। तो जब हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन को बताइए, H लिखेंगे कि H2 लिखेंगे? H लिखेंगे कि H2 लिखेंगे? तो जब हम हाइड्रोजन लेंगे तो वो H के रूप में नहीं, किस रूप में हमको प्राप्त होगा? स्वतंत्र उसकी अवस्था क्या है? अणु है, तो वो H2 के रूप में प्राप्त होगा। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन भी हमको किस रूप में प्राप्त हो रहा है? O के रूप में कि O2 के रूप में? O2 के रूप में। तो कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और क्रिया के उपरांत जल के अणु का निर्माण कर रहा है। तो फिर हम लोग जल का अणु का सूत्र लिख देंगे। समझ में आ गई बात? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रासायनिक क्रिया कहते हैं। ठीक है? तो जब रासायनिक क्रिया कहेंगे या क्या कहेंगे? रासायनिक संयोग, तो कहेंगे कि भाई, तो कहेंगे रासायनिक संयोग का नियम भी कुछ होगा। तो जब ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो जब क्रिया कर रहे हैं, रासायनिक संयोग कर रहे हैं, तो कहेंगे अतः क्या है? अतः रासायनिक संयोग के नियमों का पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से इनकी क्रिया होगी। तो जब रासायनिक संयोग के नियमों का पालन करेंगे तो सबसे पहला जो नियम है वो कौन सा है? सबसे पहला नियम कौन सा है? बोलिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण नियम। सबसे पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। और ये द्रव्यमान संरक्षण नियम लैवोजिए नाम के वैज्ञानिक ने 17वीं शताब्दी में ही दे दिया था। इसके बाद दूसरा नियम आया स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो जब स्थिर अनुपात का नियम आया तो ये भी डाल्टन से पहले प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया जा चुका था। और जो तीसरा नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम।
गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम जो है जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, तो डाल्टन से पहले ये दोनों नियम आ चुके थे और डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया। तो सबसे पहले बारी बारी अब हम लोग देखेंगे भाई कि पहला नियम क्या है। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या कहेंगे इसको? कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम कि पदार्थ को न उत्पन्न किया जा सकता है न पदार्थ नष्ट होता है। पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न पदार्थ नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित होता है। ठीक है, तो कहेंगे पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई कि अगर पदार्थ को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, यानी रासायनिक क्रिया में जो भी पदार्थ हम लेंगे, क्रिया के पहले जो जो लेंगे और क्रिया के उपरांत जो बनेगा उसमें उस पदार्थ की मात्रा एक समान होगी। जितना लिया था वो और जितना बना था वो दोनों एक समान होंगे। जैसे यहाँ देखो हम लोगों ने समीकरण के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्रिया से जल के अणु का बनना लिखा है। यहाँ देखो ध्यान से देखें तो भाई हाइड्रोजन के देखो यहाँ पे 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं। यहाँ देखो जल बन रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के क्या हैं? 2 परमाणु हैं। और ऑक्सीजन के बारे में विचार करें तो इसका 1 परमाणु है। तो अगर हमने क्रिया में ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं की भागीदारी कराई थी तो क्रिया के उपरांत भी बनने वाले ऑक्सीजन के परमाणु उत्पाद में भी 2 होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो समीकरण हम लोगों ने पहले लिख रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बन रहा है, तो ये जो समीकरण हमने लिखा क्या ये द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन कर रहा है कि नहीं? नहीं, क्योंकि अगर 2 ऑक्सीजन लिया था तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन होना था। हाइड्रोजन 2 लिया है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पालन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या करते हैं भाई? इसीलिए हम करते हैं समीकरण को क्या करते हैं? बोलो, संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि हमको क्या कराना है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कराना है। तो अगर समीकरण को हम संतुलित करेंगे तो कहेंगे भाई समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? कहेंगे न्यूनतम पूर्ण संख्या से उचित स्थान पर गुणा करेंगे। न्यूनतम पूर्ण संख्या से, मिनिमम होल नंबर कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि होल नंबर में तो 0 आता है, प्राकृतिक संख्या कहना ज़्यादा ठीक होगा। तो मान लो हमने इसका समीकरण लिखा कि भाई हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 1 अणु हाइड्रोजन का है, 1 अणु ऑक्सीजन का है और 1 अणु जल का है। स्वतंत्र अस्तित्व जो है जल का H2O के रूप में होगा, ऑक्सीजन का O2 के रूप में होगा, हाइड्रोजन का H2 के रूप में रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? भाई स्वतंत्र है अगर अणु तो इसको तो हम तोड़ देंगे तो फिर वो तो अणु रह नहीं जाएगा। तो इसलिए अणु के रूप में स्वतंत्र है, अणु के रूप में भागीदारी कर रहा है, तो हम लोग कैसे संतुलित करेंगे?
तो अगर यहाँ देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी 1 और यहाँ पे है 2, तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा 2 ये तो जो है हमारा क्या हो रहा है, तो ये तो 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो हमारे ऑक्सीजन के परमाणु 2 परमाणु हो जा रहे हैं। पर 2 से गुणा करते ही 4 परमाणु हो जा रहा है हाइड्रोजन का। तो हम हाइड्रोजन के आगे अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 4 परमाणु, ये भी हो गया 2 परमाणु, और ये हो गया 4 और 2। अब ये समीकरण संतुलित है। ठीक है। अगर हम इसी समीकरण को मान लो, इसको हम लोग समीकरण कह दें 1 और अब हम लोग कह दें समीकरण 2, कह दें 2H2 के बजाय, क्या कह दें भाई, अगर हम कह दें 2H2 के बजाय कितना, कह दें कि भाई 4H2 है और 2O2 से क्रिया करके 4H2O का निर्माण कर रही है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि समीकरण 1 संतुलित है कि समीकरण 2 संतुलित है कि दोनों समीकरण संतुलित हैं, समीकरण 1 संतुलित है कि समीकरण 2 संतुलित है कि दोनों संतुलित हैं, तो क्या उत्तर होगा, 1 संतुलित है कि 2 संतुलित है कि दोनों संतुलित हैं? तो ऐसा हमको लगेगा कि दोनों संतुलित हैं, पर यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक खास बात का ध्यान नहीं दिया, न्यूनतम संख्या से गुणा करना है उचित स्थान पे। तो न्यूनतम संख्या 4, 2 और 4 नहीं होगी, बल्कि 2, 1 और 2 होगी। ठीक है ना। तो इसलिए समीकरण संतुलित तो दिख रहा है, पर वास्तव में ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम संख्या का प्रयोग नहीं किया गया इसको संतुलित करने के लिए। ठीक ना। तो अगर हमने इसको दिख जरूर रहा है कि 4 अणु 2 अणु के साथ मिलकर 4 अणु वाटर का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन संतुलित ये समीकरण दिखने के बाद भी संतुलित ये है जिसमें हम लोगों ने किसका ध्यान रखा है न्यूनतम पूर्ण संख्या का। ठीक है। तो जब हमने, अच्छा देखो यहाँ पे देखो लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या लिखना था यहाँ पे, यहाँ लिखना था अच्छा नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको एज इट इज उतारा था ना। ठीक है। तो अब ये जो है ये समीकरण पहला वाला संतुलित है, दूसरा वाला संतुलित दिखता है जरूर, लेकिन संतुलित करने का ये उचित तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यूनतम संख्या का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पे संतुलित करने के लिए न्यूनतम संख्या का प्रयोग किया है, इसलिए यही हमारा सही समीकरण है। यही हमारा समीकरण जो है वो सही है। समझ गया बेटा। अब जो द्रव्यमान संरक्षण नियम आया तो कहा गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या कर रहा है। फिर से अगर हम इस समीकरण को लिखें तो कहेंगे भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो संबंध 1 के अनुपात में क्रिया करते हैं और जल के अणु का निर्माण करते हैं।
या दूसरा अगर हम उदाहरण ले लें, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ देखो कार्बन की एक संख्या है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित है। कह दें कि भाई सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये भी समीकरण संतुलित है। फिर कहेंगे कि भाई कार्बन अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसका अनुपात 2:1 है, तो इस प्रकार से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो ये देखिए, कुछ हम लोगों ने संतुलित समीकरणों के उदाहरण लिखे हैं। कुछ समीकरण पहले से ही संतुलित है, जैसे दूसरा और तीसरा, लेकिन पहले और चौथे को संतुलित करने के लिए कुछ न्यूनतम पूर्णांक का हमको सहयोग लेना पड़ा। ठीक है ना, नोट कर लिया है इतना? ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे दूसरे नियम पे, और दूसरा नियम कहता है भाई क्या, दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि यदि दो पदार्थ आपस में एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं, तो बनने वाला उत्पाद भी निश्चित होगा। क्रिया का उत्पाद क्रिया के क्रिया विधि के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। और ना ही अभिकारक के स्रोत पर। किस पे? अभिकारक के स्रोत पर। ठीक है, उदाहरण देखिए। अगर कहा कि भाई अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और इसके क्रिया का अनुपात 2:1 है, तो बनने वाला उत्पाद हरदम जल ही होगा, कुछ और नहीं होगा। चाहे हम हाइड्रोजन किसी भी विधि से प्राप्त किए हों, चाहे ऑक्सीजन किसी भी विधि से प्राप्त किए हों, चाहे हमने क्रिया किसी भी तरीके से कराई हो। दूसरा उदाहरण हो गया कि भाई कार्बन है, ठोस अवस्था में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो बनने वाला उत्पाद सदैव कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, कुछ और नहीं होगा। यानी कि जब हमने द्रव्यमान संरक्षण नियम के लिए समीकरण लिखा और समीकरण को क्या किया, बैलेंस कराया, तो अपने आप एक दूसरा नियम पालन होने लगा। क्या? स्थिर अनुपात का नियम। क्या कि अगर इनकी अनुपात स्थिर होंगे, यानी अभिकारक के अनुपात स्थिर होंगे, तो बनने वाला उत्पाद भी स्थिर ही होगा। अगले नियम की चर्चा अगले दिन करेंगे। जो अगला नियम तीसरा है, जिसको कहा गया गुणित अनुपात नियम। और गुणित अनुपात नियम डाल्टन द्वारा प्रतिपादित है। और क्या कहा? यदि
यदि अभिकारकों का अनुपात बदलेगा तो उत्पाद भी बदल जाएगा। अगर अनुपात स्थिर है तो उत्पाद भी स्थिर होगा, और अगर अनुपात बदल गया तो उत्पाद भी बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, जैसे अगर हम कहें, पहला उदाहरण देखो कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं दो संबंधे एक के अनुपात में, तो बनने वाला उत्पाद है क्या? जल। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्रिया का अनुपात एक संबंधे एक है तो जल नहीं बनेगा बल्कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन का क्रिया का अनुपात एक संबंधे एक है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन अगर यही कार्बन और ऑक्सीजन के क्रिया का अनुपात दो संबंधे एक है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। समझ गया आप? ठीक ना? तो अगर यही डाल्टन ने कहा कि अगर अभिकारकों का क्रिया में अनुपात बदल जाएगा तो क्रिया का उत्पाद भी बदल जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगले क्लास में बेटा, ठीक है? ओके, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं और फिर यहाँ से अगली क्लास शुरू करेंगे। किसी कोई डाउट होगा तो इस पे बात करेंगे, और जब ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पूरी हो जाएगी तो हम लोग इस बात पे बात करेंगे कि इसमें सवाल कौन कौन से आए थे वास्तव में, ठीक ना? जैसे 2025 में जो सवाल आया था, 25 या 24 में, कि भाई इनमें से कौन सा जो है डाल्टन के नियम का भाग नहीं है। 25 में ही सवाल आया था। तो डाल्टन तक कौन कौन से नियम आ गए थे? द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात नियम और गुणित अनुपात नियम। यानी इसके अलावा किसी चौथे नियम की चर्चा होगी तो कहेंगे ये डाल्टन के परमाणुवाद का भाग नहीं है। ही सिंपल सा उत्तर था बेटा, ठीक है? इसके अलावा भी 2020-21 में भी अभी रिसेंट ईयर यानी कि पिछले 5 साल के अंदर ही इस डाल्टन के परमाणुवाद से 2 बार सवाल आया है। और ये जो एटॉमिसिटी हम लोगों ने नोबल गैस का देखा था, ये भी जब एम्स का सेपरेट पेपर होता था तो उसमें आया था। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।